पास में दो बबल हैं, एक का है रेडियस R1 और दूसरे का रेडियस है R2। ये दोनों बबल आपस में कंबाइंड होते हैं और इनको कंबाइन करने का तरीका आइसोथर्मल है। आइसोथर्मली इन दोनों बबल्स को कंबाइन किया गया और फॉर्म न्यू बबल, फॉर्म बिग बबल, जिसका कि रेडियस है कैपिटल R। तो R1 ये आपका नोन है, R1 नोन है, R2 भी नोन है, लेकिन कैपिटल R ये कैसा है, अननोन है। तो कैपिटल R आपको निकालना है। बबल है जो कि रेडियस R1 का है, नोन है। दूसरा बबल है जो कि रेडियस R2 का है, वो भी नोन है, रेडियस R2 नोन है। इनको आइसोथर्मल तरीके से कंबाइंड किया जाता है और एक बड़ा बबल बना दिया जाता है जिसका कि रेडियस कैपिटल R है, जो कि अननोन है। तो आपसे ये कैपिटल R पूछा गया है। तो हमने आपको हिंट दी कि आइसोथर्मल मीन्स सिग्मा PV इज इक्वल टू 0। आइसोथर्मल का मतलब यह है यानी P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू PV। ये फॉर बबल नंबर 1, दिस वन इज फॉर बबल नंबर 2 एंड दिस वन इज फॉर द न्यू बबल ऑफ रेडियस कैपिटल R। भाई आप ऐसे लिखते हो ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो अगर मैं इसको लिख दूं P1 V1 माइनस P2 V2 इज इक्वल टू 0 और इसको अगर मैं सिग्मा PV 0 कर दूं तो कुछ गलत थोड़ी ना, सही है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर द इनिशियल सिचुएशन और ये क्या हो गया, फाइनल सिचुएशन। भाई कांस्टेंट का मतलब तो यही है ना कि टोटल इनिशियल बराबर, मतलब इनिशियल कंडीशंस बराबर फाइनल कंडीशंस। अब बबल की बात हो रही है तो बबल के केस में ये जो प्रेशर है कितना कैलकुलेट किया था, एटमॉस्फेरिक और क्या नाम है आउटसाइड सरफेस टेंशन सब मिला करके क्या था 4T/R। तो P1 को लिखोगे 4T और R1 और V1 क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4T/R2 और V2 कितना हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब और इसको क्या लिखोगे 4T, T नहीं बदलेगा क्योंकि सरफेस टेंशन तो आपकी प्रॉपर्टी की जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो 4T बाई रेडियस कैपिटल R और 4/3 पाई R क्यूब। तो यहां से आप देखिए जो कैंसिल होने वाले हैं कैंसिल हो जाएंगे, क्या बनेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, उधर क्या बनेगा R स्क्वायर। तो R की वैल्यू आ जाएगी √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन है अब आपका, एक बबल है R1 रेडियस है जो कि नोन है, दूसरा बबल है जिसकी रेडियस R2 है, ये भी नोन है। ये दोनों कंबाइंड होते हैं और एक बबल बनता है जिसका रेडियस कैपिटल R है, वो अननोन है। तो उस नए बबल की रेडियस क्या होगी। मान लेते हैं कि ये जो बबल है जिसकी रेडियस R1 है ये छोटा है और जो रेडियस R2 का बबल है वो बड़ा है, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। ये रेडियस R2 का बबल है और ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो जो एक बबल और तैयार होता है रेडियस कैपिटल R का,
तो उस कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए आपको कि कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी। आइसोथर्मली कहा गया था तो वो क्वेश्चंस हमने किया, अब उसने कुछ भी स्पेशली नहीं कहा। तो सिंपल वे में आप इस बबल को इस बबल के साथ क्या करोगे, कंबाइन करोगे। जैसे ही आप इस बबल को उस बबल के साथ कंबाइन करोगे तो कुछ सिचुएशन इस तरीके की बनेगी। फॉर्मिंग सिचुएशन ये बनेगी, ये बबल इस बबल के साथ क्या कर रहा है, कंबाइंड हो रहा है। डायग्राम में हमने ऐसा दिखाया है कि छोटे वाले बबल ने बड़े वाले बबल को दबा दिया, इसलिए दिखाया है क्योंकि जिसका रेडियस छोटा होगा उसके पास प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और बबल के केस में प्रेशर का फार्मूला था 4T/R, और इसमें प्रेशर हो जाएगा 4T/R2। तो प्रेशर के मामले में जो रिच होगा वो छोटा वाला बबल होगा, तो छोटे वाले बबल ने बड़े वाले बबल को दबा दिया। तो यहां से जो प्रेशर है वो क्या है, P1, बिकॉज ऑफ द बबल स्मॉल वाला, और इधर से ये प्रेशर क्या है, P2। और फिर ये सारा होने के बाद में एक कंबाइंड होने के बाद में एक बबल तैयार हो जाएगा। तो किसी भी बबल को बबल बने रहने के लिए कंडीशंस क्या थे, एक्सेस प्रेशर यानी P एक्सेस इज इक्वल टू क्या था, 4T/R। ये बबल बन गया है कैपिटल R रेडियस का, तो एक्सेस प्रेशर बराबर 4T/R। लास्ट टर्म की जो कंडीशंस थी कि अगर कोई बबल जैसा ही बन गया है और वो बबल शेप बना रहता है, बबल उसका जो है जो भी उसकी ज्योमेट्री है वो मेंटेन है, इक्विलिब्रियम है, तो अगर ऐसा है तो फिर एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या था, वही कॉन्वेक्स और कॉनकेव इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 4T/R। तो यहाँ पर एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा प्रेशर कौन है, P1, और छोटा कौन है, P2, 4T/R। भाई ये आपका बिग है, ये बड़ा प्रेशर है, ये कैसा है, स्मॉल। तो कितना अधिक प्रेशर है, एक्सेस कितना है, P1 माइनस P2। तो और P1 की वैल्यू कितनी है, 4T/R1। P2 की वैल्यू कितनी है, 4T/R2, और 4T/R, ये जो बिग बबल तैयार हुआ है। तो यहां से देखिए कैंसिल, 1/R1 1/R2 इज इक्वल टू 1/R। एलसीएम ले लो, R1 R2, तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 1/R, और R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये रिजल्ट आ गया। देखिए एक रफ वर्क है हमारे पास कि अगर हम एक 1/4 पार्ट ले लें स्फेयर का, ये हमने 1/4 पार्ट लिया है, और इसमें हम बहुत सारे फोर्सेस दिखा दें। जैसे एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, अभी हमने फिलहाल ये दो दिखा है। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उसको जरा नोटिस किया जाए। तो पैरेललोग्राम बना लेते थे, पैरेललोग्राम बनाएंगे और ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। ठीक, ये सारे के सारे स्फेयर में यानी क्वार्टर पार्ट में बहुत सारे फोर्सेस हैं, अभी हमने उन दोनों को दिखाया। और दो फोर्सेस दिखाते हैं, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है। तो इनका जरा टोटल निकाला जाए, तो फिर पैरेललोग्राम कन्वर्ट करिए। पैरेललोग्राम कन्वर्ट किया तो देखो भाई, अगर मैं इसको 1 नंबर इसको 2 नंबर देता हूं तो ये 1 2 का रिजल्टेंट है। ठीक है, इसको मैं देता हूं A नंबर, इसको B नंबर, तो A और B का रिजल्टेंट देखो सेम नहीं है, उसी डायरेक्शन में।
तो ए और बी का रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में 1 और 2 का रिजल्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही आप और चाहो तो और काउंट कर लो। चलो एक पेयर और ले लेते हैं। ये लिया फोर्स, इसको नाम दे दिया m, और एक फोर्स ये है, ये n नाम दे दिया। तो और पूरा का पूरा विजन m और n के लिए रखना। तो पैरेललोग्राम फिर से बनेगा। देखो भाई, m और n का रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्लियर है ये बात? तो ये सारे के सारे फोर्सेस एक हेमी स्फेयर के क्वार्टर पार्ट में थे। तो हमने आपको रफली डायग्राम बना करके ये बताने की कोशिश की कि अगर बहुत सारे फोर्सेस एक क्वार्टर पार्ट ऑफ हेमी स्फेयर बनाएं और आपको ये बहुत सारे फोर्सेस दिखाने का मन ना हो, तो इन सब का जो रिजल्टेंट है उसकी एक डायरेक्शन होती है। इन सभी का जो रिजल्ट टोटल होता है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। आप केवल एक वेक्टर बना करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना? अब यहां पर ये जो पॉइंट है इसका एप्लीकेशन क्या है उसको जरा समझिएगा। हमारे पास में सॉलिड है, सॉलिड के लिए एग्जाम्पल में अपने पास में कंटेनर है कोई, तो वो सॉलिड हो गया। जो कंटेनर है दैट इज सॉलिड, और हमने इसमें एक लिक्विड फिल कर दिया है। ये इसमें लिक्विड फिल किया हुआ है। तो लिक्विड की फ्री सरफेस, और फ्री सरफेस का मतलब है उस सरफेस की बात करते हैं जो एयर के कांटेक्ट में है। तो लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है वो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरीके से काम करती है, और उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते थे? सरफेस टेंशन। तो जरा उस मॉलिक्यूल के बारे में सोचिए जो फ्री सरफेस पर है और कांटेक्ट टू द सॉलिड है। ये जरा देखिए इसके बारे में। ये वो मॉलिक्यूल है जो सॉलिड के साथ क्या बना रहा है? कांटेक्ट बना रहा है, और फ्री सरफेस पर भी है। और वहां पर हम बात करते थे उस स्फेयर की जिसको हम लोगों ने एक्टिविटी वाला स्फेयर बोला था। क्या था वो एक्टिविटी वाला स्फेयर? स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, याद है? और फ्री सरफेस के लिए जो स्फेयर बनता था वो कैसा बनता था? हेमी स्फेयर। लेकिन उस मॉलिक्यूल के बारे में सोचो जो कि कांटेक्ट टू द वॉल है। इस सॉलिड स्फेयर जो आपका सॉलिड कंटेनर है उसकी ये दीवार के साथ जो कांटेक्ट में है, उसके लिए जो स्फेयर बनेगा मॉलिक्यूलर एक्टिविटी का, वो कैसा बनेगा? क्वार्टर पार्ट बनेगा। ये देखिए, अब इस पार्ट में, इस वाले पार्ट में बहुत सारे कोहेसिव फोर्सेस होंगे। तो मैं वो नहीं चाहता कि मैं बहुत सारे कोहेसिव फोर्सेस दिखाऊं। मैं पहले ही आपको अपडेट कर चुका हूं कि अगर किसी स्फेयर में या किसी क्वार्टर पार्ट में आप बहुत सारे फोर्सेस को दिखाओ तो सबका रिजल्टेंट, सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। तो यहां पर काम करने वाला, इस मॉलिक्यूल पर काम करने वाला जो कोहेसिव फोर्स है टोटल, वो F और ये C कोहेसिव फोर्स। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल पर जितने भी इस जोन में आने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इस जोन का नाम क्या है? स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। और यहां पर जो स्फेयर वैसे भी सरफेस पर कैसा बनता था? हेमी स्फेयर बनता था। लेकिन जो मॉलिक्यूल कांटेक्ट टू द वॉल होगा उसके लिए स्फेयर कैसा बनेगा? हेमी का भी हाफ, यानी कि क्वार्टर बनेगा। तो उन सारे मॉलिक्यूल्स ने इस मॉलिक्यूल पर जो कोहेसिव फोर्स लगा रखा है उसको हमने दिखा दिया। ठीक, अब देखिए ये मॉलिक्यूल आपका जो है लिक्विड का है, और ये किसके साथ कांटेक्ट में है? सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है। तो ये सॉलिड वाला जो मॉलिक्यूल है वो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का, उसका नाम क्या होगा?
एडहेसिव फोर्स, तो ये एफ ए हो गया। तो यानी कि एफ सी जो है रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स है, रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स, और एफ ए जो है वो है आपका रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स। यहां तक की बातचीत में आपको कोई भी अगर पॉइंट हमसे डिस्कस करना हो तो बताइए। अब ये जो रिजल्टेंट वाला कोहेसिव फोर्स है, तो इस डायरेक्शन में अगर हम देखें, ये जो डायरेक्शन है ये, तो यहां पर उसका एक कंपोनेंट होगा इस वाले का, मान लेते हैं इसका कंपोनेंट है FC1। तो FC1 इज ए कंपोनेंट ऑफ ए रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स FC। डायग्राम आपके सामने बनाया जा रहा है, डिस्कशन भी आपके साथ किया जा रहा है। तो FC1 का जो नाम है वो हमसे बेटर आप जानते हो। व्हाट इज FC1? कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स ओवर द मॉलिक्यूल विच मेक कांटेक्ट विद सॉलिड ऑफ ए कंटेनर। ठीक है, अब एक कंपोनेंट इसका इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा आपका FC2। ठीक है, क्लियर इतनी बात? FC1 और FC2 को लेकर के तो कुछ नहीं पूछना। अब सोचो कि केस नंबर 1 पे अगर हम चलें और ये आपसे कहें कि अगर FC1 ग्रेटर देन FA, अगर कोहेसिव फोर्स का FC1 एडहेसिव फोर्स के FA से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? तो ये सारा का सारा जो ये लिक्विड है वो इस तरफ शिफ्ट होगा, और ऊपर वाला FC1 लिक्विड को या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को इस सॉलिड से अलग करना चाहता है, और FC2 इसको क्या करेगा? नीचे की तरफ दबाना चाहता है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये आपका सॉलिड का वॉल है, सॉलिड वाला वॉल हो गया कंटेनर का, और ये लिक्विड कुछ इस सिचुएशन में आएगा। देखिए भाई, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स अभी कांटेक्ट टू द वॉल था, अब उसके इफेक्ट में वो क्या करेगा भाई? जैसे ये FC1 क्या हो गया, खींच रहा है इसको अपनी तरफ, और वो ज्यादा भी है, तो ये जो मॉलिक्यूल अभी इस लिक्विड की वॉल से चिपका हुआ है, अब ये अलग हो जाएगा ना। तो आप देखो पूरा का पूरा सिचुएशन क्या होगा कि इस वाले जोन का जो लिक्विड है, एक फोर्स उसको इस तरफ ड्रॉ करेगा अबे, और दूसरा इसको क्या कर रहा है? नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा होगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो उस सिचुएशन पे जरा ध्यान दें, जहां पर लिक्विड ने सॉलिड को टच किया है। तो जहां पर लिक्विड ने सॉलिड को टच किया है, उस जगह पर लिक्विड ने अपनी शेप को कैसा दे दिया है? कर्व। कैसा कर्व दे दिया है? कर्व शेप दे दिया है। और आप जब ऊपर से इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये जो कर्व शेप है वो कैसा दिखाई देगा? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कैसा दिखेगा? कॉन्वेक्स। सिमिलरली यहां से भी सिचुएशन मेंटेन होगी, तो इसी तरीके से सिचुएशन इधर से भी मेंटेन होगी। तो पूरा डिस्कशन जो है वो इसी फीचर्स को लेकर के है कि अगर कोहेसिव फोर्स का कंपोनेंट एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है तो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पर, जहां पर लिक्विड की सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है, तो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड किस सिचुएशन में दिखाई देती है? कॉन्वेक्स शेप में। क्योंकि आप भाई इनसाइड में तो हो गए, नहीं बीइंग ए ऑब्जर्वर आप कैसे हो गए? बाहर ही हो गए, तो आपको जो सरफेस है वो कैसा दिखाई देगा? कॉन्वेक्स दिखाई देगा। ठीक है, ये बात इतनी। अच्छा, अगर वो वाला केस डिस्कस किया जाए जिसमें कि FC1 कम हो जाए और FA ज्यादा हो जाए, जरा उस केस की बात कर लें। केस नंबर 2,
ए ग्रेटर देन FC1। तो अब देखिए भाई, ये फोर्स ज्यादा है तो लिक्विड आपका जो है सॉलिड को तोड़ करके निकल तो जाएगा नहीं। तो वो जो लिक्विड है, जब ये वाला फोर्स इस लिक्विड को अपनी ओर खींचेगा तो ये लिक्विड इसके कांटेक्ट में आकर के किधर चलेगा? ऊपर तरफ चलेगा। बोलो यार। और ये अपना जो इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन जब सिचुएशंस आपकी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर पहुंचेगी तो कुछ इस तरीके का विजन रहेगा वहां पर सरफेस ऑफ द लिक्विड पर, जो कि कांटेक्ट टू द सॉलिड है। कुछ इस तरीके का कंडीशन फ्रेम होगी। ऐसा ही उस तरफ से भी होगा। अब जब आप ऊपर से इसको नोटिस करोगे तो आपको इस लिक्विड की सरफेस कैसी दिखेगी? कॉन्केव दिखेगी। यानी अगर एडहेसिव फोर्स, यानी कि उस पॉइंट पर जब हम बात करते हैं जहां पर सॉलिड ने लिक्विड को टच किया है, जनरली ये एक्सपेरिमेंट आप बहुत इजी वे में कर भी सकते हो। आप एक लिक्विड लीजिए और आप अपने फिंगर को उसमें डिप करिए, तो आपकी फिंगर क्या हो गई? सॉलिड। और जो लिक्विड है, तो जहां पर वो टच करता है, जनरली जब कोई लिक्विड किसी सॉलिड को टच करता है तो टचिंग पॉइंट पर, जनरली इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो टचिंग पॉइंट पर जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? कर्व होती है। या तो कॉन्वेक्स होगी या फिर क्या होगी? बहुत रेयरली जो है वो फ्लैट होती है। यानी बहुत रेयर कंडीशंस होगी जब वहां पर आपको सरफेस कैसी दिखेगी? फ्लैट दिखेगी। और हम बात कर रहे हैं कि वो कॉन्केव कब होगी और वो कॉन्वेक्स कब होगी? जब आपका कोहेसिव फोर्स कंपोनेंट एडहेसिव फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो सरफेस का नेचर कैसा होगा? कॉन्वेक्स। और जब आपका एडहेसिव फोर्स कंपोनेंट ऑफ कोहेसिव फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? कॉन्केव। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे ध्यान दें, जब सरफेस मेंटेन हो गया तो जो कांटेक्ट पॉइंट है, अब जो कांटेक्ट पॉइंट है ये कांटेक्ट पॉइंट है, तो इस कांटेक्ट पॉइंट पर एक टेंजेंट बना लो जो कि इनवर्ड हो, अंदर की ओर हो, लिक्विड में अंदर की ओर हो। तो एक टेंजेंट हम बना रहे हैं, ये देखिए, ये आपका सरफेस आ गया, ये सरफेस आ गया, तो हम टेंजेंट बना रहे हैं। तो आपने कहा टेंजेंट तो ये बन गई, तो हमने कहा कि वो टेंजेंट अंदर की ओर बनेगी, तो एरो आपने किधर लगाया? अंदर की ओर। तो ये टेंजेंट आपने बना ली, एरो लगा दिया, ये इनवर्ड टेंजेंट हो गई। उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट इनवर्ड बनाई है, उसी पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाई है जो किधर की तरफ हो? लिक्विड की सरफेस पर हो, लेकिन कैसी हो? बाहर की तरफ। यानी ये देखिए, लिक्विड की सरफेस पर टेंजेंट लेकिन बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ। तो ये जो टेंजेंट है वो लिक्विड पर है, बाहर की तरफ है, और ये जो टेंजेंट है वो सॉलिड पर है और ये अंदर की तरफ है। इनके बीच में ये जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट एंगल, और हम इसको थीटा से लिखने वाले हैं। और यहां पर जो थीटा है वो कैसा है? ऑब्ट्यूज है। कैसा है? यहां पर ऑब्ट्यूज है। यहां पर आइए, जिस पॉइंट पर ये कर्व सरफेस सिचुएशन बनी है, तो उस टच पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाइए अंदर की ओर। इस अंदर की ओर वाली टेंजेंट को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये टेंजेंट आपने सॉलिड पर बनाई है। किस पर बनाई है? सॉलिड पर। एक टेंजेंट बनाइए किस पर? लिक्विड पर, और सॉलिड से अवे होते हुए। ये देखिए, और ये जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द कांटेक्ट एंगल। यहां का थीटा 90 से क्या है? कम है। तो कांटेक्ट एंगल क्या होता है? व्हेन फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड टचेस द सॉलिड, देन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिक्विड सरफेस बिकम कर्व। तो जो लिक्विड की सरफेस है जनरली क्या हो जाती है? कर्व हो जाती है। नाउ एट द कांटेक्ट पॉइंट, एंगल बिटवीन द टेंजेंट over the solid inward direction
एंड टेंजेंट ओवर द लिक्विड इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट एंगल या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा कब होता है, 90 डिग्री से कम कब होता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तीनों डायग्राम बनाने के बाद फर्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस अंडरलाइन कर लेना, when free surface of liquid touches the solid, when free surface of liquid touches the solid, then generally at point of contact, generally को अंडरलाइन कर लेना, then generally at point of contact, when free surface of liquid touches the solid, when free surface of liquid touches the solid, then generally at point of contact, generally at point of contact liquid surface become curved, liquid surface become curved, liquid surface become curved। second number point, at point of contact, at point of contact angle between tangents, angle between tangents, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, टेंजेंट्स लिखना, टेंजेंट नहीं, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स कॉमा, वन इज एट द सॉलिड, वन इज एट द सॉलिड सरफेस, वन इज एट द सॉलिड सरफेस इनटू द लिक्विड, one is at the solid surface into the liquid and other is at the surface of liquid, and other is at the surface of liquid, and other is at the surface of liquid comma away from the solid, away from the solid। फिर एक कॉमा लगाइए, known as angle of contact, known as angle of contact। point, if contact angle ब्रैकेट में थीटा, if contact angle ब्रैकेट में थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन नेचर ऑफ सरफेस, then nature of surface will be convex, nature of surface will be convex, and if theta less than 90 degree, and if theta less than 90 degree, then liquid surface will be concave, liquid surface will be concave, liquid surface will be concave। लास्ट पॉइंट लिखिए, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री surface will be flat।